फर्स्टली थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट पास करने के लिए। मिस, मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी स्टोरी में क्या लिखना है और क्या नहीं। मैंने पहले ही चैप्टर में क्लियर कर दिया है कि वह लोग बात करते थे लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए बातें नहीं की थी। आप भी तो एक राइटर है, आपको पता होगा कि जब हम एक स्टोरी लिखते हैं तो हमें कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है किसी भी स्टोरी को लिखने के लिए। प्लीज़ आप समझिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रही है स्टोरी तो कोई बात नहीं, आप उसे छोड़ सकती हैं। मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी स्टोरी में पढ़े। जहाँ विक्रम को लगता था कि उसने सनाया के साथ गलत किया है, उसके साथ जबरदस्ती शादी करके, और उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि अगर वह सामने से जाकर उससे पूछता कि मैं तुम्हारी बहन से नहीं बल्कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो कोई भी लड़की शादी के लिए हाँ नहीं कहती। इसलिए ही उसने प्रॉपर प्लानिंग करके सनाया से शादी की थी। और रही बात सनाया की, तो जैसे कि विशाल ने सोचा था वैसा ही था। अगर कोई भी लड़का अपनी ही सुहागरात वाले दिन अपनी दुल्हन से दूर रहे तो गलतफहमी होना तो लाजमी ही था। और उन दोनों की शादी जिस तरह से हुई थी, वह चाह कर भी एक दूसरे को इस बारे में बता नहीं सकते थे कि वह लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, और धीरे धीरे यही गलतफहमी उनके अलग होने का कारण बन गई थी, जिनका फायदा उनके दुश्मनों ने उठाया था। और सबसे बड़ी बात स्टोरी है यार, उसे खाली पढ़ो, एंजॉय करो, वह छोड़ो रियल लाइफ से कलेक्ट करने की क्या जरूरत है। बैक टू द स्टोरी। सनाया को विक्रम बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। धीरे धीरे करके सनाया भी विक्रम के इस केस में मदहोश होने लगी थी और वह भी उसकी किस में खोने लगी थी। सनाया भी अपनी बाहों का हार विक्रम की गले में डाल देती है और विक्रम को अपने और करीब कर लेती है। विक्रम और सनाया काफी देर तक किस करते हैं, उसके बाद ही विक्रम सनाया को अपने आप से दूर करता है। वैसे तो विक्रम समाया को और किस करना चाहता था, वह उससे दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि सनाया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब जाकर वह सनाया को अपने आप से दूर करता है। वही सनाया तुरंत ही विक्रम के सीने पर अपना सर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है ताकि वह अपने आप को काबू कर सके। सनाया इस वक्त अपने मन में सोच रही थी कि पता नहीं विक्रम को क्या हो गया है। इससे पहले उसने कई बार सनाया को किस किया था, लेकिन इस किस में उसे विक्रम का प्यार से ज्यादा गुस्सा महसूस हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी क्या हो गया है। वही विक्रम अपनी आंखें बंद करके सनाया हो बहुत कस के गले लगाकर खड़ा हुआ था। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। यह ऐसा जैसे कि अगर उसने सनाया को एक पल के लिए भी अपने आप से अलग किया तो सनाया कहीं गायब हो जाएगी। विक्रम आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज पहली बार सनाया उससे मिलने के लिए ऑफिस आई थी, इसलिए कि वह अपना काम जल्दी खत्म करके महल वापस आ गया था ताकि वह सनाया के साथ कुछ पल और बिता सके। जब वह महल वापस आया तो सबसे पहले अपने कमरे में ही गया था, ये सोचते हुए कि सनाया अब तक तो वापस आ गई होगी, लेकिन जब वह कमरे में गया तो वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब उसने बाहर जाकर किसी नौकर से पूछा तो उसने बताया कि सनाया, बाइसा और विशाल दोनों छत पर गए हुए हैं। जब विक्रम वहां पर पहुंचा था तब उसने विशाल को अपने खिलाफ जहर उगलते हुए सुना था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई पर वह इतना ज्यादा विश्वास करता है, जिस भाई को वह इतना ज्यादा मानता है, जिसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है और कभी भी उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता है, वही भाई उससे इतनी नफरत करता है। वह उसकी पत्नी को ही उससे अलग कर देना चाहता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विशाल ने सनाया को ये कहा था कि वह फर्स्ट नाइट पर इसलिए नहीं आया था क्योंकि वह कहीं और गया हुआ था, जबकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन जब उसने सनाया को अपने लिए स्टैंड लेते हुए देखा तो उसके दिल में बहुत खुशी भी हुई थी और साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था। फिर क्यों उसने सनाया को इस बारे में पहले नहीं बताया था। विक्रम सनाया को मेहर आने के बाद तुरंत ही सारी बातें बता देना चाहता था, लेकिन महाराज ने और रानी सा ने यह बात किसी को भी बताने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम पर शनाया इस घर में आई थी, इसलिए कोई भी अंदरूनी बात बोलो उसको इतनी जल्दी बताना नहीं चाहते थे। लेकिन विक्रम ने कहा ही सोचा था कि उसकी एक गलती उस पर इतनी भारी पड़ जाएगी कि पिछले 2 सालों से वह लोग एक छत के नीचे रहते हुए भी अजनबियों की तरह रहेंगे। यहाँ तक कि वह तो उससे तलाक भी लेने वाला था, सिर्फ और सिर्फ सनाया की खुशी के लिए, ये सोचकर कि सनाया उससे के साथ खुश नहीं हो और वह से प्यार नहीं करती है।
और उसने सनाया के साथ गलत किया था ये सोचकर वह उसे डाइवोर्स लेने वाला था, और यह करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि विशाल था, जो कि हमेशा उससे कहता रहता था कि सनाया उसे प्यार नहीं करती है, वह इस रिश्ते में बंधी हुई है, उसे अपने पंख फैलाने के लिए आज़ादी चाहिए। विक्रम विशाल की बातें इसलिए मान जाता था क्योंकि वह जानता था कि सनाया और विशाल की काफी अच्छी दोस्ती है, और जो बातें सनाया वह उसके साथ नहीं करती है वह सारी बातें शनाया विशाल के साथ शेयर करती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसे लगता था कि विशाल ने आज तक जो कुछ भी उसको कहा है सनाया के खिलाफ वह सब सच था। लेकिन आज जाकर उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई थी कि जिस भाई को वह इतना मानता था वह उसके पीठ पीछे चाकू घोंपने वाला दुश्मन निकलेगा। विक्रम ये सारी बातें सुनकर तुरंत भी चुपचाप वहां से निकल जाता है, क्योंकि वह इस वक्त महल में कोई भी परेशानी नहीं चाहता था, वह अपने घर की बेइज्जती दूसरों के सामने नहीं करवाना चाहता था। ये बात का खुलासा करके विशाल अपनी ही भाभी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में यह बात खटक रही थी जो कि वह इस वक्त सनाया को भी नहीं बताना चाहता था, और इसलिए ही उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि वह विशाल की जान ले लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि आखिरकार था तो उसका भाई है। थोड़ी ही देर में उन लोगों के दरवाजों पर दस्तक देता है। फिर आवाज आती है, बाईसा खाना तैयार है, आप लोगों के लिए खाना यहीं पर लेकर आऊंगा, आप नीचे आकर खाना खाना पसंद करोगे। विक्रम कुछ कहता उससे पहले ही समाया जवाब देते हुए कहती है, जी आप एक काम कीजिए, आप खाना हमारे कमरे में ही नहीं ले आइए प्लीज। वह सर्वेंट कहती है, ठीक है हुकुम रानी सा। ये कहकर वह तुरंत ही वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर में विक्रम और सनाया सोफे पर बैठकर अपना खाना खा रहे थे, लेकिन दोनों को ही खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। आज जो कुछ भी हुआ था उन लोगों के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सनाया जब देखती है कि विक्रम बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है, और उसके चेहरे से पता चल रहा है कि वह कितना ज्यादा दुखी हो और कितना ज्यादा परेशान है, सनाया विक्रम का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, विक्रम क्या हुआ, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है जो आप मुझे बताना चाहते हो लेकिन बता नहीं पा रहे हो। सनाया की तरफ देखते हुए विक्रम अपने मन में सोचता है, क्या मुझे सलाया को बता देना चाहिए कि मुझे पता चल गया है कि मिसाल मेरे बारे में क्या सोचता है। शायद हाँ, मुझे बता देना चाहिए क्योंकि एक बार ना बताकर मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी सजा मुझे पूरे 2 सालों तक भुगतनी पड़ी थी। अपनी पत्नी को अपने साथ में देखने के बावजूद भी मैं उसके पास नहीं जा पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस गलती की वजह से पति पत्नी के बीच कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। ये सोचकर विक्रम सनाया की तरफ देखता है और बोलता है, जब मैं ऑफिस से वापस आया था तो मैं सबसे पहले तुम्हें ढूंढने के लिए हमारे कमरे में गया था, लेकिन जब तुम मुझे वहां पर नहीं मिली थी तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए ऊपर आ गया था, जहां पर मैंने तुम्हारी और विशाल की सारी बातें सुन ली थी, और मुझे पता चल गया है कि आखिरकार हमारी बीच की दूरियों के पीछे किसी और का नहीं बल्कि हम दोनों की बेवकूफ़ी उनका हाथ था। ना कभी तुमने मुझसे इस बारे में बात की थी और ना कभी मैंने तुमसे एक बारे में बात की थी। मुझे हमेशा से यही लगता था कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुमसे शादी करके मैंने तुमसे पूछा तक नहीं था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हूँ भी हो या नहीं। मुझे बस उस टाइम पर यही लग रहा था कि अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मेरी शादी माया से हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, और अगर मैं तुम्हें बनाने के लिए रहता तो तुम कभी शादी के लिए नहीं मानती, इसलिए ही मैंने वह सारे खेल खेलने से जिससे माया खुद ही अपनी शादी को छोड़कर चली जाए। उसके बाद मुझे तुमसे शादी करने का मौका मिल जाएगा, यही सोचकर मैंने वह सारे प्लानों को फटाफट से एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद विशाल की बहन का भी किडनैप हो गया था, जिसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। आखिर वह मेरी बहन की, मैं उसे कैसे छोड़ सकता था। बस गलती मुझसे ये हो गई थी कि मैंने इस बारे में तुम्हें कुछ भी बताया नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो उस चीज के लिए। मेरी एक गलती की वजह से हमें पूरे 2 सालों तक अलग रहना पड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए वह सनाया को गले से लगा लेता है। सनाया भी विक्रम का दुख समझ रही थी, लेकिन वह अपने मन में सोचती है, नहीं विक्रम, 2 साल नहीं बल्कि पूरी एक जिंदगी निकल गई है हमें एक दूसरे के पास आने में। मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि मैंने क्या पूछ रहा है आपसे अलग होकर। सनाया भी विक्रम को गले से लगा लेती है। उसके बाद वह लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहते हैं और एक दूसरे को तसल्ली दिलाते हैं, तो बोलो एक दूसरे के साथ ही हैं, आप कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे।
थोड़ी ही देर में वह दोनों नहाकर सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल का दिन ही बाकी था, परसों से उन्हें अपने हनीमून पर जो निकलना था, इसलिए उन्हें आज की नींद बहुत अच्छे से लेनी होगी क्योंकि कल का दिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक रहने वाला है। डॉट डॉट और यह बात वह दोनों ही अच्छे से जानते थे। थोड़ी ही देर में दोनों ही आराम से अपने किंग साइज बेड पर लेटे हुए थे। सनाया विक्रम के सीने पर अपना सर रखकर आराम से सो रही थी, वही विक्रम सनाया के बालों को सहला रहा था। और इसी तरह से दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। सनाया भी विक्रम का दुख समझ रही थी, लेकिन वह अपने मन में सोचती है, नहीं विक्रम, 2 साल नहीं बल्कि पूरी एक जिंदगी निकल गई है हमें एक दूसरे के पास आने में। मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि मैंने क्या पूछ रहा है आपसे अलग होकर। सनाया भी विक्रम को गले से लगा लेती है। उसके बाद वह लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहते हैं और एक दूसरे को तसल्ली दिलाते हैं, तो बोलो एक दूसरे के साथ ही हैं आप, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। थोड़ी ही देर में वह दोनों नहाकर सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल का दिन ही बाकी था, परसों से उन्हें अपने हनीमून पर जो निकलना था, इसलिए उन्हें आज की नींद बहुत अच्छे से लेनी होगी क्योंकि कल का दिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक रहने वाला है। डॉट डॉट और यह बात वह दोनों ही अच्छे से जानते थे। थोड़ी ही देर में दोनों ही आराम से अपने किंग साइज बेड पर लेटे हुए थे। सनाया विक्रम के सीने पर अपना सर रखकर आराम से सो रही थी, वही विक्रम सनाया के बालों को सहला रहा था। और इसी तरह से दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह शनाया और विक्रम दोनों ही फटाफट से तैयार होकर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन दोनों के पास आज का ही दिन था काम करने के लिए। कल तो उन्हें अपनी जर्नी के लिए निकलना था, जिसके लिए वह दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। विक्रम वैसे तो बिना ब्रेकफास्ट किए ही जल्दी निकलना चाहता था, लेकिन सनाया के रहते हुए वह ऐसा कर नहीं सका। जैसे ही वह लोग बाहर जाने को होते हैं, सनाया और विक्रम का हाथ पकड़ती है और उसे डाइनिंग एरिया की तरफ लेकर चली जाती है। उसने पहले ही विक्रम के पसंद का खाना मेड से कहकर बनवा लिया था। सनाया कहती है, विक्रम चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, शोभा हमेशा खाना खाकर ही बाहर जाना चाहिए क्योंकि हमें सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत सिर्फ सुबह ही होती है। रात को अगर हम खाना ना खाए तो भी चलेगा, लेकिन सुबह का खाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, इसलिए उसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। विक्रम मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। आज पहली बार सनाया ने उसके ऊपर अपना हक जो जताया था, तो वह कैसे कुछ कह सकता था, वह तो खुद ये चाहता था। वह मुस्कुराते हुए ही अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और सनाया को भी अपने साथ बैठा लेता है। उसके बाद वहां पर मेड आती है और उन दोनों को ही खाना परोसती है। खाना परोसने के बाद बोलो वहां पर नहीं रहते हो, सब लोग वहां से चले जाते हैं। इस वक्त पूरे महल में कोई भी मौजूद नहीं था, सारे नौकर अपना अपना काम कर रहे थे। विशाल कल रात ही कहीं पर चला गया था और किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। विशाल के माँ पापा चरण सिंह सिसोदिया और उनकी वाइफ को बाहर आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट अपने कमरे में ही मंगवा लिया था, जिस वजह से पूरे डाइनिंग हॉल में सिर्फ सनाया और विक्रम ही रह गए थे। जब भी देखता है कि पूरे हॉल में कोई नहीं है, तो वह मुस्कुराकर समय की तरफ देखता है और फिर अपनी थाली में से एक बार उठाकर शनाया के मुंह की तरफ कर देता है। सनाया जो कि आराम से अपना खाना खा रहे हैं, कि जब वह देखती है कि विक्रम उनसे अपने हाथों से खाना खिलाना चाहता है, तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, मुझे भी अपना मुंह खोल देती है। उसके बाद सनाया भी विक्रम को अपने हाथ से खाना खिलाती है और दोनों ही इस तरह से प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और फिर बाहर की तरफ चले जाते हैं। जब वह लोग अलग हो रहे होते हैं, तब विक्रम सनाया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब कर उसके माथे पर एक प्यार भरा किस करता है। उसके बाद उसे जाने के लिए इशारा करता है, जिसे देखकर सनाया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह भी मुस्कुराकर विक्रम को बाय करती है और उसके बाद वह अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, जहां पर पहले से ही रवि और रमेश काका उसका इंतजार कर रहे थे। सनाया मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देखती है और उन दोनों को ही गुड मॉर्निंग मिस करती है। उसके बाद वह अपने फोन में इमेज चेक करने लगती है और बाकी का काम देखने लगती है कि तभी उसका फोन बजता है। उस नाम को देखकर सनाया के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले मुस्कान थी, वह तुरंत ही गायब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि माया का था, जो उसने सनाया को किया था। वैसे तो सनाया माया का फोन उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने ना चाहते हुए भी उसका फोन उठा ही लिया। सनाया कुछ कहती उससे पहले ही सामने से माया की आवाज आती है, जो भी कह रही होती है,
हैप्पी सिस्टर्स डे डियर सिस्टर। इस बार तो ना ही तुमने मुझे कॉल किया और ना ही मैसेज और ना ही हमारा स्टेटस रखा है व्हाट्सएप पर। क्या मुझसे कोई गलती हुई है मेरी प्यारी बहन, बताओ मुझे। सनाया को याद आता है कि हाँ, आज तो सिस्टर्स डे था। पिछले जिंदगी में वह हमेशा ही सिस्टर डे के दिन व्हाट्सएप पर माया और उसकी फोटो रखी थी, उसे पर्सनली पहले कॉल करके उसे विश कर दी थी और साथ में बहुत सारा टाइम भी साथ में स्पेंड कर दी थी। सनाया को उस टाइम माया बहुत ज्यादा पसंद थी। उसे हमेशा से यही लगता था कि माया जैसी इतनी अच्छी और शेयरिंग सिस्टम से मिली है, यह उसका सौभाग्य है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बात उसे बहुत पहले पता चल गई थी। उसे याद आता है कि कैसे एक दिन सिस्टर डे के दिन ही उसने पूरा दिन माया का इंतजार किया था, जबकि माया उससे मिलने तक नहीं आई थी और रात को उसे एक मैसेज कर दिया था कि वह नहीं आ पाई थी क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में रुकना पड़ा था। लेकिन माया का ये झूठ सनाया को उसके आधे घंटे बाद ही पता चल गया था, क्योंकि जिस फ्रेंड की माया बात कर रही थी वह उसी होटल में अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था और उसके साथ माया भी थी, जिसे देखकर सनाया को बहुत गुस्सा आता है और साथ में उसे रोना भी आ रहा होता है। लेकिन वह जैसे तैसे अपने आप को समझाती है कि शायद उसकी बहन को कोई सच में जरूरी काम होगा, इसलिए ही वह इन लोगों के साथ यहाँ पर आई है। जब रात में शनाया माया से मिली थी और उसे सिस्टर डे विश किया था, तब उसने माया से पूछा था कि उसने उसे झूठ क्यों बोला था, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो माया के होश ही उड़ गए थे। लेकिन दूसरे ही पल वह अपने चेहरे पर झूठा दुख जताते हुए कहती है, प्लीज शनाया, मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए। पर हम लोगों ने पहले ही फ्रेंड बना लिया था। क्या हम लोग आज बाहर फ्रेंड्स के साथ जाने वाले थे और मैं अपने दोस्तों को मना नहीं कर पाए क्योंकि वह लोग बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे। अगर मुझे याद होता कि आज का दिन सिस्टर नहीं है तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी छोटी बहन, प्लीज प्लीज प्लीज। ये कहते हुए माया अपने झूठे आंसुओं को बहाने लगती है, जिसे देखकर सनाया का दिल पिघल जाता है और वह फिर मुस्कुराकर अपनी प्यारी बहन को माफ कर देती है, अपना बड़ा दिल रखते हुए। ये सब याद आते ही सनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, अरे दीदी, मैं अभी काम में इतनी ज्यादा बिजी हूँ कि मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा था कि आज सिस्टर डे है। हैप्पी सिस्टर्स डे। सच में अगर मुझे याद होता तो मैं अपने मोबाइल में स्टेटस जरूर रखती और आपको मैसेज भी करती। मैं आपसे मिलना भी चाहती थी, लेकिन आप तो यहाँ पर हो ही नहीं। नहीं, बड़ी दुख की बात है, पर कोई नहीं। माया तुरंत ही कहती है, कोई बात नहीं कराया, हम आज नहीं मिल पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मैं कल वापस आ रही हूँ जयपुर, तब हम मिलते हैं ना। वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे तुम्हारी इस वक्त कितनी ज्यादा याद आ रही है, लेकिन मजबूरी के चलते हुए मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। सनाया कैसी है, कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपको माफ किया। उसके बाद सुनाया कहती है, दीदी मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मुझे फोन रख रहा होगा। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? माया तुरंत की कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। वहीं दूसरी तरफ माया अपने बॉयफ्रेंड के बाहों में लेते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, जल्दी से जाकर अपना काम खत्म करो। वैसे भी मैं कल आ रहे हो, कल हम लोग मिलते हैं। सनाया मुस्कुराकर कहती है, दीदी मुझे लगता है कि हम इस बार भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं कल बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं आपसे कल नहीं मिल पाऊंगी। मुझे लगता है कि हमें मिलने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। माया उससे पूछना तो चाहती थी कि वह कहाँ पर जा रही है और क्यों जा रही है, लेकिन वह उससे पूछती उससे पहले ही सनाया कहती है, अच्छा दीदी, अपना फोन रखती हूँ, मुझे सच में जाना होगा अभी। यह कहकर वह फोन रख देती है बिना माया की बात सुने। माया जैसे ही यह महसूस करती है कि सनाया ने तुरंत ही फोन रख दिया है बिना उसके बात सुने, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी इस वक्त। माया अपने मन में सोचती है, पता नहीं अब ये चुड़ैल कहाँ पर जा रही होगी। वैसे तो ये हर बार कहीं ना कहीं जाती ही रहती है इसके काम के चक्कर में। उसके पास सब कुछ है, सब कुछ जो कि मेरा होना चाहिए था, एक बिजनेस, एक प्यार करने वाला पति और साथ में इतनी सारी दौलत है जो कि इसने खुद अपने बलबूते पर बनाई है। ऐसा इसे लगता है, पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इसके पीछे विक्रम और चाचा चाची का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज इसकी जगह में होती और मेरे पास ये सब कुछ होता। कोई बात नहीं, चलाया, जितना ऐश करना है तुम कर लो, उसके बाद तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी हाथ नहीं लगने दूंगी।
ये सब सोचकर माया के चेहरे पर एक घिनौनी सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसका बॉयफ्रेंड भी देख रहा होता है। वह जानता था कि माया कभी भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोच सकती है, लेकिन फिर वह सोचता है कि वह भी कौन सा उसके लिए अच्छा सोचता है, वह भी तो उसके साथ अपने मतलब के लिए ही है, इसलिए वह भी उसी की तरह ही एक घिनौनी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। दोनों इस बात ऐसे लग रहे थे जैसे कि किसी चुड़ैल और की जोड़ी हो, मेड फॉर ईच अदर। भगवान ने इन दोनों को मिलाकर एकदम सही किया है, दोनों ही धोखेबाज है और दोनों ही इस बात से अनजान है। नाया इस वक्त अपने केबिन में बैठी हुई थी और एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, जिसे पढ़कर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। जब सनाया काम कर रही थी तभी अचानक से उसके केबिन का गेट खुलता है और वहां से उसे रोशनी आती हुई दिखाई देती है। रोशनी जब सनाया को इस तरह से गहरी सोच में गुम देखती है और साथ में उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल को देखती है, तो उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है और वह सनाया के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और सनाया के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती है, हे सनाया, क्या हुआ? तो मैं तुम्हें इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो, और यह कौन सी फाइल है जिसे पढ़कर तुम्हारा गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा है? सनाया रोशनी के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती है, बल्कि वह उस फाइल को रोशनी के सामने कर देती है, जैसे कि उसे कह रही हो कि वह उसे पढ़ सकती है। रोशनी भी उसके इशारे को समझ जाती है और तुरंत ही उस फाइल को अपने हाथ में लेती है और पढ़ना शुरू कर दी है। जो हाल थोड़ी देर पहले सुनाया था वही हाल इस वक्त रोशनी का भी था। उसे भी रिपोर्ट पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रिपोर्ट पढ़ने के बाद सनाया की तरफ देखते हुए रोशनी कहती है, ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? मतलब हमने इसकी मदद की थी और यह हमारी ही पीठ में छुरा भोंकने के लिए ये सब कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसने ऐसा किया, तो किया क्यों? सनाया भी रोशनी का गुस्सा समझ सकती थी, इसलिए वह कहती है, मुझे भी नहीं पता है फिलहाल तू किसने ऐसा किया क्यों है, लेकिन ये बात तो ये खुद ही बता सकती है कि उसने ऐसा क्यों किया है। ये कहकर वह तुरंत ही अपना फोन उठाती है और रवि को फोन लगा देती है। उसके बाद शनाया रवि को कुछ बातें बताती है और फोन रख देती है। रोशनी की तरफ देखती है और कहती है, एक काम करो, तुम अर्जुन को भी कॉल करो और हम साथ में ही चलते हैं। रोशनी को भी सनाया के कहने का मतलब समझ आता है। वह तुरंत ही अपना फोन उठाती है और अर्जुन को फोन लगाते हैं। अर्जुन इस वक्त कार ड्राइव कर रहा होता है। जैसे ही वह देखता है कि रोशनी उसे फोन कर रही हो, वह तुरंत ही अपनी कार को साइड में लगाता है और रोशनी का फोन उठाता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार किसी को मेरी याद आएगी गई, वरना मैं तो भूल ही गया था कि मेरी कोई फैंसी भी है जो कि मुझसे प्यार करती है। मतलब पिछले 3-4 दिनों से नहीं तुमने मुझे कॉल किया, नहीं मैसेज किया, और अब डायरेक्ट इतने दिनों बाद मुझे कॉल कर रही हो। आखिर कोई ना कोई तो बात होगी, बताओ क्या बात है? ये कहकर वह अपना सरना में हिला देता है। रोशनी अर्जुन की बकवास पर ध्यान ना देते हुए डायरेक्ट कहती है, अर्जुन जल्दी से मुझे आधे घंटे के अंदर ऑफिस में लेने आओ, हमें कहीं पर जाना है। अर्जुन जी रोशनी की बात सुनकर तुरंत ही समझ जाता है कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है, क्योंकि रोशनी हमेशा उसे बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में सीरियस में साफ झलक रही थी, जिस वजह से वह भी तुरंत राजी हो जाता है और अपनी मस्ती को साइड में कर देता है। अर्जुन कहता है, मुझे बस आधा घंटा दो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर वह तुरंत की रोशनी का फोन काट देता है और अपनी रोल्स रॉयल को रोड पर दौड़ा देता है काफी स्पीड में। वैसे तो अर्जुन ने कहा था कि वह आधे घंटे में वहां पर पहुंच जाएगा, लेकिन वह 15 मिनट के अंदर की ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था और उसके बाद अपना फोन निकालता है और तुरंत की रोशनी को कॉल करके बाहर आने के लिए कहता है। रोशनी और सनाया दोनों ही अभी तक केबिन में बैठे हुए थे और इसके बारे में बातें कर रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, कि तभी रोशनी का फोन बजता है। वह दिखती है कि अर्जुन कॉल कर रहा है। वह समझ जाती है कि अर्जुन आ चुका है। वह तुरंत फोन उठाती है और अर्जुन के कुछ कहने से पहले ही कहती है, हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट। अर्जुन बाहर गाड़ी में ही बैठा रहता है और गाड़ी से बाहर नहीं निकलता है। सनाया और रोशनी दोनों ही बाहर आती है और तुरंत ही गाड़ी में बैठ जाती है। रोशनी पैसेंजर सीट पर बैठती है और सनाया पीछे वाली सीट पर। उसके बाद अर्जुन गाड़ी चलाने लगता है और सनाया की तरफ देखते हुए कहता है, कहाँ पर जाना है? सनाया कहती है, हमारे अड्डे पर।
अर्जुन जैसे ही यह सब सुनता है उसके दिल में कुछ हलचल सी होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि आज फिर किसी की शामत आने वाली है, लेकिन किसकी ये तो उसे भी नहीं पता था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उस चीज से ज्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वह वहीं पर गाड़ी ले जाता है जहां पर सनाया ने उसे ले जाने के लिए कहा था। थोड़ी ही देर में अर्जुन अपनी गाड़ी को एक ऐसी जगह पर रुकता है जहां पर सिर्फ एक ही बंगलो बना हुआ था और आसपास के इलाके में कोई भी घर नहीं था, लेकिन पूरा बंजारे इलाका था और साथ में वहां पर थोड़ा बहुत जंगल भी था और रेगिस्तानी इलाका दिखाई दे रहा था। वहां पर एक खूबसूरत सा घर बना हुआ था जो कि संगमरमर का था और वहां पर कोई भी और इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे देखकर सब पता था कि यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है। अर्जुन, सनाया और रोशनी तीनों की काली से बाहर निकलते हैं और उस घर की तरफ चलने लगते हैं जहां पर वह लोग आना चाहते थे। जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर गेट पर लॉक लगा हुआ था और वह लॉक फिंगरप्रिंट वाला लॉक था। सनाया तुरंत ही अपना अंगूठा उस पर रखती है और तुरंत ही गेट खुल जाता है। उसके बाद तीनों की अंदर की तरफ चले जाते हैं। जो वह अंदर जा रहे होते हैं तो उन्हें किसी लड़के की चिल्लाने की आवाजें आती है और साथ में रोने और भीलकने की भी। लेकिन उन तीनों को ही इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे कि उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल हो। वह लोग आराम से चलते हुए लिविंग हॉल की तरफ जाते हैं और वहां पर रखे हुए लेदर के सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। वह घर बाहर से जितना ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था, अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक था। घर का रंग ज्यादातर ब्लैक कलर में था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई डेविल रहता हूँ, क्योंकि किसी को भी काला कलर पसंद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज ब्लैक कलर की थी। वहाँ का माहौल काफी ज्यादा डरावना था। वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जिसे देखकर ये बताया जा सके कि यहाँ पर कोई भी इंसान रहता है। सनाया बीच वाले सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अर्जुन और रोशनी दूसरे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद चलाएं अपना फोन निकाल दी है और दोबारा से एक बार फिर रवि को कॉल लगाती है और कहती है कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, उसे लेकर आ जाओ। रवि भी तुरंत ही कहता है जी मैडम, ये कहकर वह तुरंत ही फोन काट देता है। सनाया, अर्जुन और रोशनी तीनों ही इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है तो वह सामने की तरफ देखते हैं जहां पर सीढ़ियों से घसीटते हुए रवि किसी लड़की को लेकर आ रहा था। उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लड़की की बहुत बुरी तरीके से पिटाई लगाई गई हो। तभी उसके पीछे से दो लड़कियां और आती है जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वह लड़कियां भी आराम से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। राव उस लड़की को ले जाकर सनाया के कदमों में फेंक देता है। जैसे ही वह लड़की अपना सर उठाकर सनाया की तरफ देखती है, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है और वह तुरंत ही अपने आप को घसीटते हुए सनाया के पैरों में लेकर जाती है और उसका पैर पकड़ते हुए कहती है, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे इसके लिए मजबूर किया गया था। मैं जानती हूँ कि आपने मेरी बुरे वक्त में मदद की थी और मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सनाया मुस्कुराकर उस लड़की की तरफ देखती है और कहती है, अच्छा तो मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए, वह भी तब जब कि तुम मेरी ही कंपनी में रहकर मेरे ही डिजाइन चुराकर मेरे ही राइवल कंपनी को दे रही हो। और फिर भी मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए, ये कितनी फनी बात है ना। खाना की सनाया मुस्कुरा रही थी लेकिन उसके अंदर से एक अलग ही डेविल ऑरा निकल रहा था जो कि किसी को भी डराने के लिए काफी था। यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान सनाया के इस साइट को देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ था, यहाँ तक कि अर्जुन और रोशनी भी। सनाया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, वैसे मिताली मुझे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि तुम मेरे सामने खड़े होकर अब भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो। क्या कहा था तुमने? क्या तुम्हें इस चीज के लिए फोर्स किया गया था? क्या किसी इंसान को पोस्ट करने के लिए उसे रिश्वत देनी होती है? इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है जो कि मैंने तुम्हारी मदद की थी उस वक्त जब कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता था। हर किसी को लगता था कि तुम एक फ्रॉड हो और इसलिए ही कोई भी तुम्हें अपने साथ काम पर नहीं रखना चाहता था। तब मैंने तुम पर दया खाकर तुम्हें अपनी कंपनी में जगह दी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम आस्तीन का सांप निकलोगे। मतलब मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरे ही साथ दगा किया, लेकिन तुमको शायद ये बात पहले नहीं पता होगी कि सनाया जितनी ज्यादा सीधी सादी और इनोसेंट लड़की है, उससे कहीं ज्यादा वह खतरनाक भी है जब बात उसके दुश्मनों की आती है। डॉट डॉट
तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे इस तरह से धोखा दोगी और बस जाओगे? पिछले 3 महीनों से तुम हमारी कंपनी के डिजाइन्स को बेच रहे हो और अब जब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है तो तुम कह रही हो कि तुम्हें इसके लिए फोर्स किया गया था। ये सब कहते वक्त सनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह अपना एक हाथ उठाकर उस लड़की के गाल पर थप्पड़ मार देती है। उसके बाद वह रवि की तरफ देखते हुए कहती है, ले जाओ इस कचरे को यहाँ से और दोबारा से कभी मुझे इसकी शक्ल नहीं देखना चाहिए। कोई लड़की माफी मांगती रह जाती है लेकिन सनाया उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं थी जो कि एक बार गलती करने के बाद दोबारा से किसी को मौका देती हो, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। सनाया ये सब करने के बाद तुरंत ही वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद अर्जुन अपने बगल में बैठी हुई रोशनी की तरफ देखता है और कहता है, ये डेविल क्वीन तुम्हें कहाँ से मिल गई और तुम इसकी दोस्त कैसे बनी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। कहाँ तुम इतनी प्यारी छुई मुई थी और कहाँ ये? रोशनी दूर कर उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को डेविल बुला लेगी? तुम हो डेविल। वह बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं है, वह बहुत ज्यादा साफ है कि लड़की है, लेकिन अगर कोई उसके साथ गलत करता है तो वह कभी भी उसको माफ नहीं करती है। यह मिताली जिसकी तुम इतनी तरफदारी कर रहे हो, इस लड़की को कोई भी अपने यहाँ पर नौकरी रखने के लिए तैयार नहीं था। तब एक सनाया ही ऐसी थी जिसने उसे अपने यहाँ पर काम किया था। उस वक्त सनाया ने ही उसे सहारा दिया था, लेकिन ये लड़की तो निकली आस्तीन का सांप। जिसने इसकी मदद की उसने उसे ही डस लिया। सनाया बाहर निकलने के बाद तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठ जाती है जहाँ जहाँ रमेश काका पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। सनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानती थी और यही एक कारण था जिसकी वजह से विक्रम को कभी भी यह बात पता नहीं चली थी कि सनाया उससे बहुत प्यार करती है, जबकि वह हमेशा उसके सामने ही रहती थी। सनाया अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ रमेश काका की तरफ देखती हो और कहती है, ऑफिस लेकर चलिए रमेश काका। रमेश काका तुरंत ही वहां से ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर सनाया अपने आप को पूरी तरह से काम में डूबा देती है ताकि वह जल्द से जल्द अपना काम खत्म कर सके। सनाया ये बिल्कुल भी नहीं बोली थी कि उसे कल विक्रम के साथ मालदीव के लिए निकलना है। विशाल का अपार्टमेंट। विशाल इस वक्त बेड पर पड़ा हुआ था और उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था तो वह इस वक्त कहाँ पर है और क्या कर रहा है। उसके कानों में अभी भी सनाया के कहे हुए शब्द ही गूंज रहे थे जो कि उसने कहा था कि वह विक्रम से प्यार करती है और कभी भी विक्रम को छोड़कर नहीं जाएगी। विशाल का अपार्टमेंट काफी ज्यादा लग्जरियस था। इसे यूरोपियन इंटीरियर डिजाइनिंग दी गई थी जो कि बहुत ही ज्यादा एलिगेंट थी। विशाल का जो अपार्टमेंट था वह 1 BHK अपार्टमेंट था जिसमें एक रूम था, एक किचन था और एक फूल था। हॉल के अंदर बहुत ही सुंदर से सोफे रखे हुए थे और बीच में एक गोल टेबल रखी हुई थी जिस पर वास रखा हुआ था और उसने प्यारे से गुलाब के फूल लगे हुए थे। किचन ओपन था और उसमें हर एक फैसिलिटी मौजूद थी और विशाल का बेडरूम भी काफी ज्यादा बड़ा था। उसके अंदर अटैच्ड बाथरूम भी था और उसमें एक किंग साइज बेड भी था जिस पर इस वक्त वह बेसुध सी हालत में पड़ा हुआ था। विशाल की जो शर्ट थी उसके नीचे के 3 बटन खुले हुए थे और उसकी पेंट पर बहुत सारी सलवटें आई हुई थी। वह बार बार बस सनाया का नाम ही ले जा रहा था लेकिन सनाया तो यहाँ पर थी ही नहीं और उससे भी बड़ी बात कि यहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए कोई और मौजूद नहीं था। विशाल का फोन उसकी बगल वाली टेबल पर ही पड़ा हुआ था जो कि बार बार रिंग कर रहा था, लेकिन विशाल को इस बात की सुध ही नहीं थी। उसके फोन पर जो कॉल कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि उसके पापा थे। महल में विशाल के मम्मी और पापा दोनों में इस वक्त काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा दोपहर में घर पर आया था लेकिन उसके बाद वह गुस्से से कहीं पर चला गया था जिसके बारे में उन्हें खबर तक नहीं थी। वह लोग कब से विशाल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन विशाल उनका फोन नहीं उठा रहा था, जिससे परेशान हो वह लोग अपने कमरे में बैठे हैं। आखिर विशाल उनका बेटा था जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। वह लोग चाहते थे कि विशाल इस राज्य का राजा बने लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि विशाल के पिताजी को खुद को दिया गया था तो वह राजा कैसे बन सकता था। विशाल के पापा हमेशा कहते थे कि एक ना एक दिन वह कुछ भी करके विशाल को इस राज्य का राजा जरूर बनाएंगे, लेकिन विशाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब विक्रम की शादी सनाया से हुई थी भी विशाल बहुत ज्यादा दुखी था। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि विशाल इतना ज्यादा दुखी क्यों।
इसलिए कि विक्रम को शादी से पहले ही राजा घोषित कर दिया गया था या उसके पीछे कोई और वजह थी। लेकिन उन्हें कहाँ ही पता था कि विशाल क्योंकि उसका प्यार हमेशा हमेशा के लिए उससे अलग जो होने जा रहा था। पर आज एक बार फिर उसके इस प्यार पर मोहर लगाई थी कि उसका प्यार कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए ही वह बेचारा इतना दुखी था कि वह कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहता था बिना किसी को इस बारे में बताएं। चरण और रीना इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक नौकरानी आती है जो कि उनसे कहती है कि महारानी और महाराजा नीचे उनका इंतजार कर रहे हैं। वह लोग इस बात से जुड़ जाते हैं लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान बनाए रखते हुए कहते हैं आप लोग चलिए हम बस थोड़ी देर में आते हैं। उसके बाद बोलो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपना हुलिया ठीक करके वह नीचे की तरफ चले जाते हैं जहां पर महारानी सा और महाराज बैठे हुए थे। बोलो झूठी मुस्कान लिए उनकी तरफ जाते हैं और उनके पैर छूकर अभिवादन करते हैं। चरण जी कहते हैं भाई साहब तो कल आने वाले थे आज अचानक से कैसे। आदित्य जी कहते हैं हम तो कल ही आने वाले थे लेकिन महारानी सा ने बताया कि कल सनाया और विक्रम बेटा बाहर जाने वाले हैं इसलिए हमने सी ऑफ करने के लिए आए। चरण और रीना दोनों ही यह बात सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि यह बात तो किसी को भी पता नहीं कि विक्रम और सनाया कहीं पर बाहर भी जाने वाले हैं। अगर उन्हें पता होती तो वह लोग अच्छा खासा कोई प्लान बना लेते। लेकिन अब इस चीज के लिए बहुत ज्यादा देर हो गई थी। वह मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं लेकिन हमें तो इस बारे में किसी ने बताया ही नहीं था। महाराज जी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं बताया तो हमें भी नहीं था हमें भी आज ही पता चला है इसलिए हम तुरंत ही यहाँ पर आ गए। थोड़ी ही देर में वहां पर विक्रम भी आ जाता है। विक्रम आज काफी ज्यादा थका हुआ नजर आ रहा था जिसका सीधा साधा मतलब ये था कि आज उस बेचारे ने बहुत ज्यादा काम किया है और इसका एक और मतलब ये भी था कि उसने अपने आप से बहुत सारा काम करवाया है। विक्रम जी आप अपने मम्मी पापा को वहां पर देखता है तो उसे काफी खुशी होती है और वह अंदर जाकर अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेता है और फिर कहता है आप लोग तो 2 दिन बाद आने वाले थे अब अचानक से कैसे आ गए। आदित्य जी कहते हैं हम तो तुम्हें और बहू रानी को सी ऑफ करने के लिए आए थे क्योंकि कल तुम लोग जाने वाले हो ना इसलिए तो फिर हम लोग वहां पर रहकर क्या करते। विक्रम जब ये बात सुनता है तो उसे भी काफी अच्छा लगता है कि उसके परिवार वाले उससे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि अपना काम छोड़कर वह स्पेशली उन लोगों को साफ करने के लिए आए हैं। तभी वहां पर सनाया भी आ जाती है। वह भी आज काफी ज्यादा थकी हुई नजर आ रही थी। उन दोनों को इस तरह से देखकर महारानी समझ जाती है कि उन लोगों ने आज बहुत ज्यादा काम किया है इसलिए वह मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है और कहती है माना कि हम लोगों ने तुम्हें कहा था कि तुम लोगों को जल्दी ही निकलना है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि तुम्हें अपने आप को इस तरह से तो खा लेना था। देखो तो सही तुम दोनों के चेहरे पर कितने थकावट नजर आ रही है। विक्रम मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं है वह कल जाना है इसलिए आज थोड़ा काम निपटा लिया था कि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। सनाया भी मुस्कुराकर कहती है हाँ माँ विक्रम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इसलिए ही हमने आज अपना सारा काम कर लिया था। हाँ बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। महारानी कहती है ठीक है तुम लोग अपने कमरे में जाओ और जाकर फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आओ वैसे भी रात हो गई है तुम लोगों ने खाना तो खाया नहीं होगा ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये बात कहते बस सीता जी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो कोई काम के चक्कर में अपने खाने को अवॉइड करें। लेकिन उनकी यह बात कोई भी नहीं समझता था ना ही विक्रम और ना ही सनाया। जब भी उन लोगों को अपना काम करना होता था तो वह लोग लगातार काम करते थे बिना ये ध्यान दिया तुम लोगों ने कुछ खाया है या नहीं बस लगातार काम क्या करते थे। सनाया और विक्रम जी यह बात जानते थे इसलिए वह लोग कुछ नहीं बोलते और चुपचाप से अपना दर्द छुपाकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक घने जंगल की एक गुफा में एक कड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। देखने में एकदम अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही होती हैं। छोटा सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठों, छोटी सी नाक, दूध सा गोरा रंग। पर बेचारी की हालत इस वक्त बहुत ही खराब होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसने 3-4 दिन से कुछ भी खाया नहीं हो। उसके कपड़े भी बहुत खराब और गंदे होते हैं पर फिर भी भला की खूबसूरत लग रही होती हैं। उस गुफा में उस लड़की के साथ 2 और लोग होते हैं। लड़का कहा दी हमारा काम तो हो गया है अब इसका क्या करना है।
लड़की कहती है करना क्या है, काम खत्म हो गया है। तुम्हें तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट और दौलत मिल गया है और मुझे मेरा बदला। तभी उस लड़की की आंखें खुलती हैं। वो लड़की यानी कि हमारी कहानी की हीरोइन आर्या मित्तल बोली, दीदी विहान आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विहान तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना। और दी आप तो मुझे अपनी छोटी बहन मानती थी ना, तो फिर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लड़का कहा, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था। तुम्हारी सिर्फ शकल ही अच्छी है। नहीं तो तुम जैसी निहायती बेवकूफ लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। लड़की बोली, तुम बेवकूफ लड़की, तुम इतनी ज्यादा बुद्धिमाग कैसे हो सकती हो? तुम्हारा हस्बैंड इतना हैंडसम है, उतना ही ज्यादा पैसे वाला भी है, कोई भी लड़की उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाए। और तुम एक नंबर की बेवकूफ, तुमने उसे ही धोखा दे दिया था। तुम्हें पता भी है वो तुम्हें कितना प्यार करता है। और तुमने क्या किया, उसके प्यार और विश्वास तो तोड़ दिया। उसे धोखा दिया। अब वो कभी भी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो अब इस दुनिया में रहा है नहीं है। अलविदा कह चुका है वो इस दुनिया को। पता है क्यों? तुम जैसी बेवकूफ लड़की को बचाने के चक्कर में मैंने अपने इन्हीं शुभ हाथों से ये अच्छा काम किया है। तुम्हें याद है जब तुम्हारा किडनैप हो रहा था तब कोई तुम्हें बचाने आता था। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पति था। तुम्हें याद है एक गोली चलने की आवाज आई थी और एक चीख सुनाई दी थी। वो चीख उसी की थी, यानी तुम्हारे प्यारे पति देव की। ओ सॉरी सॉरी, तुम तो उससे प्यार ही नहीं करती थी। बेचारा फ्री में उसने अपनी जान देती। तुम जैसी लड़की के लिए जो ना तो कभी तुझसे प्यार करती थी और ना ही कभी उसके प्यार को कभी समझ पाए, कितनी बुरी बात है। लड़का ने कहा, दिया आप ये सब इसे क्यों बता रही हो? इसे मार कर बात खत्म करते हैं ना। मैं बहुत बारे हो रहा हूँ, प्लीज ना दी। लड़की कहती है, अरे तुमने सुना नहीं है क्या, अगर कोई इंसान अगर कंफ्यूजन में मार जाते हैं ना तो वो भूत बम जाते हैं। और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे भूतों से कितना डर लगता है। बस इसलिए मैं इसे सारी बातें बता रही हूँ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, वो मैं हूँ जो कि अरहान, आर्या का हस्बैंड, प्यार करती थी और उसे अपना बनाना चाहती थी, पर वो था कि कभी मुझे भाव ही नहीं देता था। मैंने उसे कितनी बार कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर वो हमेशा एक ही बात कहता था कि वो किसी और से प्यार करता है। और वो कोई और तुम थी। अब तुम सोच रही होगी कि तुम तो उससे शादी वाले दिन ही मिली थी, तो वो तुमसे प्यार कैसे कर सकता है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सारा कॉन्फ्यूजन दूर करती हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी शादी, तुम्हारे माँ पापा ने तुम्हारी और अरहान की शादी तय कर दी थी। तुम्हें तो ये बात पता ही नहीं होगी है ना? लड़का कहा, यार जल्दी करो ना, मुझे पार्टी भी जाना है। लड़की कहती है, अच्छा अच्छा थी है। तभी वो लड़की अपने पर्स में से एक गन निकाल लेती है और सीधा उसके दिल पर सारी गोलियां टूर देती है। एक तेज चीख के साथ ही आर्या की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। मरते वक्त आर्या बस एक बात सोच रही होती है कि काश उसे एक और मौका मिल जाता। काश उसे अरहान के प्यार को पाने का एक और मौका मिल जाता। काश उसे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका मिल जाता। काश उसे अपना बदला लेने का एक और मौका मिल जाता। बस यही सब सोचते सोचते वो अपनी लाइफ की आखिरी सांस लेती है। रेबोर ने एक आलीशान रूम में बिस्तर पर एक लड़की दुल्हन का कपड़ों में बेड पर लेटी हुई है। दिखने में किसी पारिसियम नहीं है, ऐसा लग रहा है मनो अप्सरा धरती पर उतर आए हो। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी आर्य है। करीब कुछ 2-3 मिनट बाद उसकी आंखें खुलने लगती है। जब वो उठकर बैठती है, सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में आता है, वो तो मर चुकी थी तो जिंदा कैसे है? फिर वो अपने आसपास का नज़ारा देखती है, जगह उसे जानी पहचानी लगती, फिर एकदम से उससे याद आता है कि ये उसका ही कमरा है। फिर वो अपने आप को देखती है तो उसके हाथ पर कोई निशान नहीं, पर जहाँ तक उसको याद है उसको काफी सताया गया तहत उसके हाथों पर जगह जलने निशान थे। फिर ये सब कैसे हो सकता है? यही बस सोचते सोचते वो अपने वॉशरूम में जाती है। वह पर लगे मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखती है। अपना चेहरा देखती है तो देखती ही रह जानती है। वो अपने आप को दुल्हन के जोड़े में देखती और उसे तुरंत याद आता है, ये तो उसकी शादी वाला दिन है। मतलब वो 3 साल पहले आ गई है, पर ऐसा कैसे हो सकता है?
उसे याद है कि जब वरमाला होने वाली थी बात वो बेहोश हो गई थी क्योंकि उसने सुबह कुछ नहीं खाया था प्लस पूरा दिन रोटी रही थी इसी वजह से उसे चक्कर आ गए थे और वो बेहोश हो गई थी। ये सब याद आते ही वो इतनी खुश हो जाती है कि वो खुशी में नाचने लगाती है फिर अचानक रोने लगती और रट रट ही कहती थैंक यू गॉड मुझे दूसरा मौका देने के लिए मुझे मेरा सच्चे प्यार पाने का एक और मौका देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सब सोचते सोचते वो बहुत खुश होती है भी कमरे में दो लड़कियां आती है। एक लड़की यार तू मान क्यों नहीं जाती अरहान जीजू बहुत ज्यादा अच्छे है तुम्हें बहुत खुश रखेंगे तू क्यों उस गधे का पीछे पड़ी है। दशमलव दो लड़की हाँ आर्या गीत सही कह रही है अरहान बहुत चा लड़का है कितनी लड़कियां उस पर मरती है पर तुमसे शादी कर रहा है तुम्हें समझना होगा वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है इसलिए ये शादी कर रहा है। मन की उसके दादा दादा बचपन में सुफिक्स कर दी थी पर सिर्फ ये कोई लड़का शादी नहीं करता है प्लीज तरह तो अंडरस्टैंड डार्लिंग। आर्य दी गीत में शादी करने को तैयार हूँ और अरहान को एक मौका देने को भी अपने मन में आई लव यू अरहान आज से आर्य अरहान महरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आई लव यू। अब ना मैं खुद तुम्हें दूर जाऊंगी और ना ही किसी और को हमारे बीच